हम अपॉइंटमेंट हो चुकी है, हम एथिक्स को कंसिडर कर चुके हैं, हमने प्री कंडीशंस देख ली हैं, हम लोगों ने प्लान कर लिया, हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट कर ली, रिस्क असेसमेंट के रिस्पॉन्सेज की तरफ बात कर ली। अब वो सारी जद्दोजहद खत्म हो गई। अब अगला मरहला ये है कि अब हमने क्लोजिंग स्टेप्स की तरफ बात करनी है। क्लोजिंग स्टेप्स पे बात करने के बाद फिर हम अल्टीमेटली इस पोजीशन पे आएंगे कि हम देखेंगे हमें रिपोर्ट किस किस्म की देनी होगी, साफ रिपोर्ट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, खराब रिपोर्ट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके ऊपर हम फिर अगले लेक्चर्स में बात कर रहे होंगे। तो फिलहाल अब हमने क्या करना है, अब हमने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, बाय द एंड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट अपने पहुंच गए हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास मिस स्टेटमेंट्स किस तरह की आई हैं और अब हमने उनकी इवैल्यूएशन करनी है। मिस स्टेटमेंट्स जो है वो फ्रॉड की तरफ वजह से भी हो सकती है और एरर की वजह से भी हो सकती है। तो कॉमनली जब हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो कुछ चीज़ों को हम लोगों ने देखना होता है कि जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो क्या वो एरर की तरफ जा रही हैं, फ्रॉड की तरफ जा रही हैं। तो जब आप मिस स्टेटमेंट्स को क्युमुलेट करेंगे, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एश्योरेंस आपके सामने मुख्तलिफ मिस स्टेटमेंट्स हैं। अगर तो एक मिस स्टेटमेंट है छोटी सी, फॉर एग्जांपल अगर पैसों में बात करें तो 200 रुपये की मिस स्टेटमेंट, या फॉर एग्जांपल बात करूं अगर 25,000 गैलन्स पानी का जिक्र हो रहा था और उसमें कहीं 100 ml पानी आगे पीछे रिपोर्ट हो गया, तो ये बड़ा ट्रिवियल है, तो उसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अदर देन क्लियरिटी लेवल जितनी भी मिस स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी मेटीरियलिटी लेवल को आके चल रही हैं, तो हम उनको देखेंगे कि मिस स्टेटमेंट्स क्या है। मिस स्टेटमेंट्स जो बिल्कुल ही छोटी हैं उनको इग्नोर कर देंगे, लेकिन दरमियानी मिस स्टेटमेंट्स को जोड़ के ओवरऑल कलेक्टिवली देखेंगे क्या वो मेटीरियलिटी की तरफ जा रही हैं। ऑडिट में आप याद करें तो ISA 450 एक स्टैंडर्ड होता था जिसमें हम क्यूमुलेट करते थे मिस स्टेटमेंट्स को, फिर देखते थे कि कलेक्टिवली वो ज़्यादा बड़ी हैं या नहीं है। तो अब ऐसे में आपने मिस स्टेटमेंट्स को देखना है। मिस स्टेटमेंट्स की कई रीजन हो सकती हैं, सामने कुछ दी हुई हैं। अगर आप किताब में देखेंगे तो मैंने एक बॉक्स के अंदर एक आगे से एप्लीकेशन पैराग्राफ में से चीज़ें लाके बता दी। उन एग्जाम्पल्स को आपने एक दफ़ा देखना है। आपको पता है ओपन बुक एग्जाम है, तो इसके अंदर जो है वो आपको चीज़ों को याद नहीं करना है, चीज़ों को आपने लॉजिकली समझना है और आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड में वो चीज़ें किस जगह किस डायमेंशन में है। तो मेरी किताब आपके स्टैंडर्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही होती है और उसकी सीक्वेंस में बनी हुई होती है। तो एट एनी गिवन टाइम आप किताब से वर्क बैक करके स्टैंडर्ड की तरफ जा सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा एट ईज कर सकते हैं। अगेन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं चीज़ों को करूँ, सम टाइम अगर हम 3-4 ब्रॉड कैटेगरी बात करें तो सम टाइम कुछ मिसस्टेटमेंट इनएक्यूरेसी और मैनिपुलेशन की तरफ है, कई जगह ओमिशंस होती हैं, कई दफ़ा एम्बिग्विटी और बायस होते हैं, कुछ जगह सुपरलेटिव्स होते हैं, कुछ सिलेक्टिव कंक्लूजन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इनएक्यूरेसी आ सकती है गैदरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन में। फॉर एग्जांपल मैनिपुलेशन हो सकती है, ऑब्सक्योर किया जा सकता है सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन को, जिससे यूजर्स को मिसलीड किया जा सकता है। मैनेजमेंट की जजमेंट्स एस्टीमेट्स के अंदर गड़बड़ हो सकती हैं। सम टाइम एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी, किसी लॉ ने किसी फ्रेमवर्क ने कहा था, हमने वो मिस कर दी है। सम टाइम इन्फॉर्मेशन से यूजर को मिसलीड कर दिया जाता है, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डाटा दे देते हैं और आप अपने आप को चीज़ों में, जैसे आपको याद होगा कि हमने टेस्ला के अंदर हमने देखा था एक जुमला जिससे हम मिसलीड हो रहे थे कि उनको इतने लोगों ने अप्लाई किया, जबकि हम कहते थे कि इन्हें बताना चाहिए था कि उन्होंने रखा कितने लोगों को है। तो सम टाइम ये छोटी छोटी सी चीज़ें बड़े ज़्यादा ध्यान करने वाली होती हैं। देन कोई ओवरऑल चीज़ें सुपरलेट तो नहीं कर रही, कहीं कोई पॉजिटिव आउटकम सामने लाके नेगेटिव आउटकम को छुपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। फॉर एग्जांपल वो ये तो बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि बहुत अच्छे एक्शन किन खराबियों की वजह से ले रहे हैं। इनएप्रोप्रिएट कंक्लूजन हो सकती हैं, हो सकता है सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन की बेस पे कुछ गलत क्लेम्स कर रहे हो, कुछ चीज़ों को सही से ना कर रहे हो, समटाइम चीज़ों को डबल करके बता रहे हो। तो मिस स्टेटमेंट्स बहुत सारी हो सकती हैं और अगेन वो इंटेंशनल अनइंटेंशनल भी हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं मिस स्टेटमेंट्स में मुझे लगे कि वो इंटेंशनल साइड पे जा रही हैं, तो यस फिर मुझे फ्रॉड डायमेंशन को रिकॉग्नाइज भी करना होगा। फ्रॉड के ऊपर से पीछे भी एक दो और लेक्चर्स में भी बात हुई कि फ्रॉड में तो हम सुपर अलर्ट हो जाते हैं और एश्योरेंस के स्टैंडर्ड फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस को बड़ा क्लोजली लेके चलते हैं और ज्यादातर प्रोसीजर्स इकट्ठे करके बताते हैं। तो अगेन आप ये देखें कि मिस स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली एंड एग्रीगेट जो है वो कहीं इंटेंशनल तो नहीं लग रही। सम ऑफ द एग्जांपल जो आपके सामने किताब में भी, इसमें भी आपके पास एक बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा होगा। रिसाइकल मटेरियल को हाईलाइट करना, खासतौर पे फोर्स लेबर यूज, ये तो बता दिया कि हमने रिसाइकल मटेरियल इस्तेमाल किया, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने लोगों से जबरदस्ती क्या क्या काम करवाया, किस तरह से करके। सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट बताएं और खराब इंपैक्ट ना बता रहे हो। आप बेस लाइन इन्फॉर्मेशन को गाइड कर दें और ताकि सब्सिक्वेंट पीरियड के रिजल्ट बेहतर, आप ये कहेंगे अरे भाई हमने इस दफा बहुत जबरदस्त बेहतर तरीके से हमने कोल से जान छुड़ा ली। ये भी बताएं ना कि पीछे कितना कोल होता था और आप कितनी जान छुड़ाई है। पता लगे जान आपने इतनी ज्यादा ना छुड़ाई हो, लेकिन चूंकि आप बेस लाइन बता ही नहीं रहे तो उससे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसी तरह से जो माइलस्टोन्स हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने टारगेट के बहुत करीब हैं, क्या है किस तरह से टारगेट्स को ऊपर नीचे कर दिया जाए जान के यूजर्स को करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जब जब भी मिसस्टेटमेंट सामने आएगी तो आपने एक दफा एक तो उसको क्यूमुलेट करना है, ट्रिवियल से नीचे वालों को तो इग्नोर कर देना है, जो ऊपर वाली उनको मिसस्टेटमेंट्स को क्यूमुलेट करके उनकी नेचर देखनी है और देखना है कि कितनी एरर की तरफ जा रही है, कितनी फ्रॉड की तरफ। और फ्रॉड के ऊपर आपको पता है अपने प्रोसीजर लगा लेने हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आपने वो जो एरर्स और यानी कि जो स्टेटमेंट्स का जो बॉक्स है और उसके बाद जो फ्रॉड स्पेसिफिक में स्टेटमेंट्स हैं उनको गौर से पढ़ लेना है, ताकि आपका एक माइंड बन जाए कि हाँ भाई इस तरह की चीज़ों को स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। फाइनली अब क्या करें, एंडिंग पे जितनी भी क्यूमुलेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो मैनेजमेंट को आप कम्युनिकेट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई आप इनको ठीक कर दें। अगर मैनेजमेंट आपकी बात ना माने, रिफ्यूज कर दे, तो देखें कि उन्होंने आपको क्यों इनकार किया है और अगर ओरिजिनली मेटीरियलिटी की जो थ्रेश होल्ड जो है वो आपके क्या सेट हुए थे और अब आप इस नई सिचुएशन में क्या समझ रहे हैं, हो सकता है आप उसको रिवाइज भी करना चाहें। और अगर आप उनसे कहें कि ये एक मिसस्टेटमेंट ऐसे ठीक करें और वो उसको ठीक ना करें और आपकी नज़र में वो मटेरियल है, तो फिर आपने जो है वो कुछ और स्टेप्स देखने होंगे और फिर आपने देखना होगा कि इसका आपका रिपोर्टिंग पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, जो इसमें नहीं, हम इससे अगले चैप्टर में पढ़े होंगे कि उससे रिपोर्टिंग की क्या कंसिडरेशन हो सकती है और उस तरफ आपको किन चीज़ों को देखना पड़ सकता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि आप एंड ऑफ एश्योरेंस के ऊपर अपनी जो मिस स्टेटमेंट्स हैं उनको किस तरह से क्यूमुलेट कर रहे हैं और उसके ऊपर किस तरह से आप वर्किंग कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन थी, इससे अब आगे चलते हैं।
छोटी सी डिस्कशन है सब्सीक्वेंट इवेंट्स वगैरह। सब्सीक्वेंट इवेंट अगर अकाउंटिंग के टर्म्स में बात करें तो आपको याद होगा IAS 10 आप लोगों ने पढ़ा, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। फिर ऑडिट में अगर हम बात करें तो ISA 560 आपने पढ़ा होता है सब्सीक्वेंट इवेंट्स के बारे में। तो यहाँ अश्योरेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी के अंदर भी हम ये देखते हैं कि हमारी जो सस्टेनेबिलिटी की जो रिपोर्ट है वो एक्जैक्टली किस टाइमलाइन को, किस डेट को, किस कट ऑफ डेट को कवर कर रही है। अब वो जिस डेट को, जिस टाइम पीरियड को हम कवर कर रहे हैं, अगर उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाएं तो अब उनके साथ हमने क्या करना है। पहली बात ये समझना बड़ा जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सन 2027 की सस्टेनेबिलिटी पे बात कर रहा हूँ और जून 30 हमारी डेडलाइन है उस इन्फॉर्मेशन की या वो रिपोर्टिंग के लिए, हमारा जून 30 पे खत्म हो रहा है, तो असूल में मुझे जून 30 तक के तमाम इवेंट्स, तमाम चीज़ों को जो मेरे उसे डिस्क्लोजर से, मेरी सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन से रेलेवेंट है, मुझे उसके ऊपर काम करना चाहिए। अब होता ये है कि समटाइम क्या होता है, जुलाई में कुछ वो हो गया, क्या हुआ जी, जून में गवर्नमेंट सोच रही थी, काम कर रही थी कि इमिशन के फैक्टर्स वगैरह का एक फार्मूला ड्राइव करे। जैसे हमने क्लास के अंदर भी कई दफा बात की है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि वापडा अपनी बिजली कितनी बना रही है, कोयले से कितनी बिजली बना रही है, सोलर से कितनी बिजली, तो हमें तो वो फैक्टर नहीं पता लगे जिसको हम अपने स्कोप 2 वगैरह के इमिशंस के लिए यूज करें। तो फॉर एग्जांपल हमें गवर्नमेंट ने बताया था कि चीजें इस तरह से हैं और हम लोगों ने जून तक के अपने जो सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन थी उस पर वो वाला फार्मूला लगाया था जो इसी पीछे हमें बताया गया था। हुआ ये कि जुलाई में गवर्नमेंट ने अपना एक रिवाइज एस्टीमेट दिया। उन्होंने कहा जी ये पूरा साल खत्म होने के बाद अब हमें ये समझ आया है कि इस साल सोलर की बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो बिजली का समझें 13% सिर्फ वो रह गया है जो कि हम कोल से बना रहे हैं और 20% वो रह गया है जो हम ऑयल से बना रहे हैं। लेकिन इस 20 और 13% को छोड़ के बकाया सारा हम सोलर से बना रहे हैं। तो अब हम अपना जो फैक्टर बता रहे हैं, जिस फैक्टर से आप अपनी इमिशंस को, अपने नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो ये है। अब गवर्नमेंट ने हमें जुलाई में बताया, जून तक की हम इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, ये इवेंट बाद में हुआ है, लेकिन अगेन इससे मेरी इन्फॉर्मेशन पे इंपैक्ट आता है। तो होता यह है कि आपने देखना है कि जो रिपोर्टिंग पीरियड है उसकी एंड डेट क्या है और आपकी एश्योरेंस रिपोर्ट की डेट क्या है। तो फॉर एग्जांपल जून 30 तो मेरा रिपोर्टिंग पीरियड था, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने 2 महीने बाद ये रिपोर्ट देनी थी, तो जुलाई खत्म होने के बाद अगस्त खत्म होने पे मैंने अगस्त के एंड पे रिपोर्ट देनी थी। तो जुलाई के एंड पे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है दरमियान में, तो मैं इसको कहूंगा ये सब्सीक्वेंट इवेंट है। तो ये कहते हैं कि प्रोसीजर्स परफॉर्म करें, आइडेंटिफाई करें इवेंट्स जो है डेट ऑफ एश्योरेंस रिपोर्ट तक के। तो डेट ऑफ एश्योरेंस रिपोर्ट तक जो इवेंट्स हैं उनको थोड़ा सा देखें और चेक करेंगे उनमें से कौन सा आपकी सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन को इंपैक्ट कर सकता है। अगर कर सकता है तो रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। यहाँ स्टैंडर्ड खामोश रहा, उसने बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं गया, उसने बस ये बताया कि जब भी कोई ऐसा इवेंट होगा तो उसको देखें, यानी कि आप अपनी कहानी में उसे लेके आएं, आप उसको इनकॉर्पोरेट करें, उसके ऊपर जरूरत पड़ने पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लगाए जा सकते हैं। तो यूं समझें कि हमारी कहानी दोबारा से ओपन हो जाएगी, लेकिन पूरी कहानी ओपन नहीं होगी, सिर्फ उस इवेंट से रिलेटेड और उसके जो हमारे इस वक्त इंपैक्ट्स वगैरह आएंगे हम उसके ऊपर काम करेंगे। किताब ने कुछ एग्जांपल्स दिए आपके सामने, उसी तरह से बॉक्स में किताब में एग्जांपल मौजूद होगी, मैं यहाँ पे अपनी स्लाइड के मुताबिक आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल रिवाइज फैक्टर्स पब्लिश हो गए, कुछ नई असम्पशंस आ गई, कुछ नए बेंचमार्क्स आ गए, गवर्नमेंट ने इमिशन फैक्टर्स रिवाइज कर दिए, या फॉर एग्जांपल कुछ रेलेवेंट लेजिस्लेशन में चेंज हो गई, कार्बन के टैक्स की अमाउंट चेंज हो गई, कार्बन के टैक्स के प्रोटोकॉल चेंज हो गए, उसको मेजर करने के जो रूल्स हैं वो चेंज हो गए, गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई नए लॉ ले आए, कुछ चीजों को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दिया, कुछ एग्जम्पशंस दे दी, कुछ एग्जम्पशंस खत्म कर दी, कुछ टैक्स रिलीफ ले आए, कुछ टैक्स रिलीफ खत्म कर दिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सिक्वेंट मामला हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरी सस्टेनेबिलिटी की इंफॉर्मेशन इंपैक्ट हो सकती है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि मैं रिपोर्टिंग जो पीरियड है उस तक काम करूं और इजी हो जाऊं, उसके बाद भी अगर मुझे ऐसे कोई इवेंट्स नजर आते हैं तो मुझे अलर्ट रहना होगा, ध्यान करना होगा, उस वक्त अपने जो इवेंट्स हैं उनको वो करना होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट सब्सिक्वेंट इवेंट। अब कहानी को अगले स्टेप में दाखिल करेंगे और हम रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे कि मैनेजमेंट से आप किन चीज़ों पर रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं और देन हमारी अदर इन्फॉर्मेशन क्या है और उसका सारी कहानी में क्या इंपैक्ट है। अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आपने से पहले ऑडिट में भी पढ़ा होगा कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बेसिकली मैनेजमेंट से हम चीज़ें लिखवा के ले लेते हैं। तो होता ये है कि समटाइम क्या होता है कि ओरल चीज़ ऐसी है जो बाद में अगले बंदे मुकर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उनसे कुछ कहा, उन्होंने क्लेम किया और बाद में वो क्लेम हमें राइटिंग में कहीं नहीं मिला, तो कल को किसी भी जगह हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा कि ये सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन आपने बनाई, उन्होंने कहा जी ये पकड़े। बाद मैंने उसके ऊपर वर्किंग की और उनके बड़ों के सामने किसी टाइम पे कह दिया कि जो सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दिया इसमें एरर्स हैं, इसमें ये मसले हैं वो मसले हैं, उन्होंने पलट के कह दिया कि ये इन्फॉर्मेशन तो हमने दी नहीं है और ऑडिटर के पास कोई रिटर्न एविडेंस ही नहीं है उनके इस क्लेम का। तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारी अहम ऐसी बातें होती हैं जहां हमारा दिल करता है कि हम उनसे लिखवा लें। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन दी है हमारे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, हमने उसके ऊपर काम किया, काम करने के बाद अपनी ओपिनियन दी और बाद में उन्होंने वो सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन ही बदल ली। तो जिस वक्त हम उनसे सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं हमें उनसे कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप मैनेजमेंट से बहुत सारी बातें, कंफर्मेशन जो पूछ रहे हैं, ले रहे हैं, आप उनको एक फॉर्मली कहते हैं कि ये एक्सप्रेस कर दें राइटिंग फॉर्म में और ये राइटिंग फॉर्म में मुझे प्रोवाइड कर दें ताकि मैं इसके ऊपर काम कर सकूं। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जितनी ज्यादा फॉर्मल होगी उतना ज्यादा ही बेहतर तरीके से जो है वो काम कर रही होगी और आपके लिए उतना ही मजबूत एविडेंस होगा। तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आपसे रिक्वायर करता है कि आप कुछ कोर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और कुछ ऑप्शनल जो कि आपकी अपनी जजमेंट है आप वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। जो लाजमी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड ने हमें बताने की कोशिश की है उसकी किताब के अंदर आपको एक लिस्ट नजर आ जाती है। अगर उसमें से थोड़ा सा मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मैंने कुछ प्रेजेंट किए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया के मुताबिक ये जिम्मेदारी थी कि वो प्रिपेयर करेंगे सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन को क्राइटेरिया के मुताबिक, इसके ऊपर मुझे उनसे राइटिंग में चाहिए। तमाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और पूरी एक्सेस उन्होंने हम अश्योरेंस प्रोवाइडर को, हम प्रैक्टिशनर को उन्होंने अवेलेबल कर दी है। अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट जितनी भी हैं वो हमें लिख के दें कि यस वो उनके नजदीक मटेरियल है।
डिफरेंट अजम्पशंस, डिफरेंट एस्टिमेट्स वगैरह में जो उन्होंने अजम्पशंस लिए हैं, डिफरेंट फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन में जो उन्होंने टूल्स यूज़ किए हैं, जो अप्रोच यूज़ किया है, उसके ऊपर रिटर्न प्रेजेंटेशन चाहिए हो सकती है। जो छोटी छोटी कंट्रोल डेफिशिएंसीज हैं वो हो सकता है इग्नोर हो जाएं या उसके ऊपर शायद को बहुत ज़्यादा वो ना करें, लेकिन जो भी नॉन ट्रिवियल डेफिशिएंसीज हैं वो उसके बारे में ज़रूर वो बताएं कि वो क्या कम्युनिकेट करती हैं उन्होंने, यानी जहाँ कंट्रोल डेफिशिएंसीज उन्हें पता था उन्होंने हमें बता दी हैं। कोई एक्चुअल फ्रॉड हुआ था, कहीं सस्पेक्शन है, आपको याद होगा हमने क्लास में बात की थी ऑडिटर के समोसे वाली, तो हो सकता है कुछ जगह आप उनसे कहें भाई मुझे लीड दे दें, मुझे हिंट दे दें। अगर आप चलें फर्ज करें आपको लगता है कि आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन अगर आपको कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है तो मुझे जरूर बताएं कि कहाँ फ्रॉड हुआ है और कहाँ फ्रॉड लग रहा है, कहाँ नॉन कंप्लायंसेस वगैरह हैं। जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं वो उन्होंने बता दिए हैं। तो एक लिस्ट ऑफ थिंग्स है जो कि आपने उनसे कहना है कि भाई ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मुझे आप लोगों से चाहिए। वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस वक्त आपको चाहिए? आइडियली एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू, बट नॉट आफ्टर द एश्योरेंस रिपोर्ट डेट। मेरी एश्योरेंस रिपोर्ट डेट जिस वक्त भी मैं प्लान करूं, जैसे मैंने पीछे बात करा था कि फर्स्ट करें अगस्त के एंड पे आप प्लान कर रहे हैं, तो अगस्त के एंड पे एश्योरेंस रिपोर्ट देने से इमीडिएट पहले आपने उनसे कहना है कि हाँ भाई अब जिम्मेदारी ले लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीजें जो आपने मुझे दी हैं ये आज के दिन तक एक्यूरेट हैं। उसके बाद जैसे ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, आप कोशिश करें एज नियर एज पॉसिबल आप एश्योरेंस रिपोर्ट उनके हवाले करते हैं ताकि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। तो हम लोगों ने जो रिटर्न प्रेजेंटेशन ली है वो एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ एश्योरेंस रिपोर्ट लेनी है, और कुछ मैंडेटरी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है जो स्टैंडर्ड ने हमें सजेस्ट की है। उसके अलावा और कुछ ऑप्शनल है, कुछ और बातें, कुछ और क्लेम, कुछ और इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको दी। आपने कहा ये चीज़ ऐसे की है ऐसे, तो कहते हैं आपको नहीं पता वापडा के नया रूल है, वापडा ऐसे करता है वैसे करता है। हमने कभी उसका एविडेंस है? उन्होंने एविडेंस नहीं है, उन्होंने एक मीटिंग में बैठ के बात हमें बताई थी और अब ये बात इस तरह से और इसके ऊपर नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा। तो ये ऐसी हवाई बात है कि मेरे पास भी कोई एविडेंस नहीं है और कल को मेरे डॉक्यूमेंटेशन में भी मौजूद नहीं होगा, तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी के लिए, अपने आपको सेव करने के लिए मैं उनसे बहुत सारी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कह सकता हूँ कि भाई मुझे लिख के दे दें। अब इसका टाइमलाइन तो हो गया, अब इसमें अगर खराबी हो तो क्या? तो इसके अंदर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं व्हाट इज द ट्रिगर जिस पे मुझे अलर्ट होने की जरूरत है। रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे प्रोवाइड ना की जाए मेरी फरमाइश पे, या एक सिग्निफिकेंट डाउट मुझे नजर आए मैनेजमेंट की कंपिटेंस पे, इंटेग्रिटी पे, एथिकल वैल्यूज पे या डिलीजेंस पे, अगर मुझे इस तरह के कुछ खदशात हैं, शकूक शुबहात हैं, तो ये दिस इज द पॉइंट ऑफ ट्रिगर कि मुझे थोड़ा सा अलर्ट होना है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे रिफ्यूजल को मैनेजमेंट दोस्त सावधान से डिस्कस करना चाहिए कि जी आपके फलाना बंदों को मैं लिख के कहता हूँ कि मुझे चीजें प्रोवाइड करें, वो मुझे चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे। कुछ प्रोवाइडर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन की इंटेग्रिटी को चेक किया जाए, देखा जाए कि उनकी अगर इंटेग्रिटी ठीक नहीं है तो आज जो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे तो उससे पहले जिस जिस जगह रिप्रेजेंटेशन दी थी क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं या नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ना दें या आपको डाउट हो रहा हो उनके ऊपर, तो ये कुछ खतरनाक बात है। इसमें आपको थोड़ा अलर्ट होना होगा, इन्फॉर्मेशन को सब्सटेंशिएट करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, और स्टिल अगर वो इनकार करें तो देखना होगा कि अभी तक की आपकी रिस्क असेसमेंट और वो जो रिलायबिलिटी इनके सिस्टम पे आपने अभी तक डेवलप की है, क्या आप उसके ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। देन अगर तो चीजें बहुत खतरनाक जगह पे जा रही हैं तो इसको मैंने स्लाइड में शो किया न्यूक्लियर ऑप्शन के तौर पे। ये तो फिर मतलब समझें ये तो आखिरी ऑप्शन है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि भाई दो मुल्कों की जंग हो रही है और वो इस तरह से फैल रही है और कुछ नहीं समझ आ रहा, तो एक मुल्क तक आके कहते हैं यार अब और कुछ नहीं, आखिरी ऑप्शन है न्यूक्लियर ऑप्शन। अब जो है ना वो न्यूक्लियर बम चला देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमने प्रैक्टिशनर के कॉन्टेक्स्ट में न्यूक्लियर ऑप्शन कैसे कहा है कि ये आखिरी मजबूरी ऑप्शन है प्रैक्टिशनर की, डिस्क्लेम या विड्रॉल। प्रैक्टिशनर मस्ट डिस्क्लेम अ कंक्लूजन और विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट एंटायरली इफ दो में से कोई एक बात है, सफिशिएंट डाउट है अबाउट इंटेग्रिटी, जिससे रिप्रेजेंटेशंस जो है वो आपकी अनरेबल हो जाती हैं। आपको अगर बंदों पे भरोसा नहीं तो उनके लिखे हुए कागज पे भी भरोसा नहीं होगा, या कोर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वो आपको प्रोवाइड करने से इनकार कर देते हैं। तो अगर तो बहुत अहम रिप्रेजेंटेशन है वो आपको नहीं दे रहे और वो इतनी अहम है कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो फिर आप सीधा सीधा पहली कोशिश करें आप विड्रॉ करने, और अगर विड्रॉ करना प्रैक्टिकेबल ना हो या फॉर एग्जांपल आप किसी अजीब से कॉन्वेनेंट में फंसे हुए कि नहीं विड्रॉ तो नहीं आपने करना, आपने कोई ना कोई ओपिनियन देना है, तो फिर द बेस्ट ओपिनियन इज नॉट टू गिव एन ओपिनियन। आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की तरफ आ सकते हैं। ये इस अगले चैप्टर में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही होगी कि वो कहाँ कब किन सिचुएशन में होता है। तो पहली कोशिश हमारी होगी हम विड्रॉ करें, लेकिन हम विड्रॉ ना कर सके, प्रैक्टिकेबल पॉसिबल ना हुआ, तो फिर हम डिस्क्लेमर की तरफ आएंगे। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी जरूरी है, फिर ये पता होना चाहिए कि हमने किस टाइम पे करनी है, फिर ये आपको पता हो कि अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिल रही या उसके ऊपर हमें डाउट है तो हमारे क्या स्टेप्स हैं, और फिर एक फाइनल हमारा जो वो आखिरी स्टेप है वो क्या है और हमें किस तरह से करना होता है। तो ये एक ओवरऑल मैप होता है। तो ये आप किताब में अगर वन पेजर देखेंगे तो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का एक पूरा मैप सा बन जाएगा कि चीजें किस तरह से चल रही है। अब एक मज़ेदार डिबेट, अदर इन्फॉर्मेशन क्या है। असल में जब हम अदर इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें पहले अपना सब्जेक्ट मैटर क्लियर होना चाहिए कि हम लोग किस चीज़ के ऊपर एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने इस पर बड़ी डिबेट की है कि सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन होती है, एक सस्टेनेबिलिटी का सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि मैं जिस चीज़ के ऊपर एश्योरेंस रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक बड़े डॉक्यूमेंट के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कहा कि हमारी एनुअल रिपोर्ट्स हैं। अब एनुअल रिपोर्ट के अंदर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी थे, उसके ऊपर ऑडिटर की रिपोर्ट भी थी, उसमें डायरेक्टर रिपोर्ट भी मौजूद थी और उसी में ही मेरा सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मौजूद थी। अब प्रॉब्लम ये है कि सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जिस बड़े डॉक्यूमेंट के अंदर है और मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ सिर्फ उसके ऊपर, तो फॉर एग्जांपल उस डॉक्यूमेंट के अंदर 5 चीजें हैं, उन 5 में से 5वीं चीज है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और 4 ऐसी हैं अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, फलाना 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 जो सेग्रीगेटेबल है। तो उस जब भी सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है तो ये जिन सारी चीजों के साथ इकट्ठी प्रेजेंट की जाती है तो उस ओवरऑल बड़े डॉक्यूमेंट में इसके अलावा हर अदर इन्फॉर्मेशन इज अदर इन्फॉर्मेशन। तो अदर इन्फॉर्मेशन बेसिकली सस्टेनेबिलिटी के अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं है। सस्टेनेबिलिटी की जितनी भी जिस चीज के ऊपर मैं एश्योरेंस
प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जिस ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के साथ मिक्स होकर यूजर्स को प्रेजेंट किया जाता है वो अदर इन्फॉर्मेशन है। अब प्रॉब्लम मुझे ये है कि मैंने सस्टेनेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन जो है वो देखी, और सस्टेनेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन में हमने देखा कि इस दफा इनकी इमिशंस जो है वो 30% कम हुई थी, और हमने उसके ऊपर काम किया। इन्होंने अपनी उस रेलेवेंट डिस्क्लोजर में भी ये बात लिखी कि हमारी सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी जो इमिशंस थी वो इस दफा 30% कम है। मैंने चेक किया, बाकी 30% कम थे। मैंने एश्योरेंस रिपोर्ट भी दे डाली। हुआ ये कि जब मैंने इनके वो डॉक्यूमेंट देखा, जिस डॉक्यूमेंट फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इनको रिपोर्ट दे दी होती और उसके कुछ अर्से बाद में इनका वो एनुअल रिपोर्ट जो आती मैं उसे देखता, और उसमें डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ता, और डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखा होता कि इस दफा हमने अपने जो स्कोप 2 इमिशन है हमने उसको 80% रिड्यूस कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगेन सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल IFRS S1 या S2 के मुताबिक जो है वो हमारे पास आ रही थी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कनेक्ट होके, और ऐसे में ये जो डायरेक्टर रिपोर्ट है, डायरेक्टर रिपोर्ट में जो जुमला लिखा है वो बड़ा अपसाइड डाउन है, वो बिल्कुल इससे डिसएग्री करता है। यह एक प्रॉब्लम आ जाएगा। मुझे ये ज्यादा मसला नहीं है, देखिए डायरेक्टर रिपोर्ट का तो मैं ऑडिट नहीं कर रहा, मैं तो ऑडिट सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन का कर रहा हूं, लेकिन अगर उसमें डिफरेंस और उसमें डिफरेंस है तो डाउट तो क्रिएट हो गया। डाउट ये कि भाई वो झूठ बोल रहे हो या ये झूठ बोल रहे हो। अगर तो ये झूठ बोल रहे हो तो ये तो मेरा स्कोप खराब हो गया भाई। मुझे अपनी रिस्क असेसमेंट रिवाइज करनी है, मुझे प्रोसीजर्स लगाने हैं, प्रोसीजर लगा के समझना है कि कहां गड़बड़ हुई है, किस तरह से हुई, और मुझे चीजों को ठीक करना है। और फर्स्ट करेंगे सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो डायरेक्टर रिपोर्ट में क्यों झूठ बोल रहे हो। वो कहेंगे भाई आपकी बला से आपने तो एश्योरेंस नहीं देनी, हम डायरेक्टर रिपोर्ट में जो मर्जी बोले। मैं कहूंगा ना भाई, मेरा यूजर जब एक पूरा डॉक्यूमेंट देखेगा और उसमें सस्टेनेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन मौजूद है और मैंने कहा है कि मैंने इसके ऊपर एश्योरेंस प्रोवाइड किया है, तो उसी डॉक्यूमेंट में एक और डॉक्यूमेंट है जो कि उसको झुठला रहा है, तो शायद क्लाइंट आपसे कहे भाई आपको क्या फर्क पड़ता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और उसके ऊपर आपकी रिपोर्ट को हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे, हम तो अपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर झूठ बोल रहे हैं। तो मैं कहूंगा भाई मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूं, मैं इस चीज पे नहीं रिलाई करूंगा, मुझे समझना होगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन तुम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। अगर यूजर को ओवरऑल मिसलीड कर रहे हो, मेरी इन्फॉर्मेशन में कुछ और लिखा है, फॉर एग्जांपल इधर तुमने 30% कम लिखा, वहां 80% कम लिखा, तो यूजर हो सकता है देखे फिर क्या डायरेक्टर रिपोर्ट में तो झूठ नहीं हो सकता यार, वो सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में मसला होगा। फिर यूजर मेरे बारे में भी चेक करेगा यार किस किस्म का प्रैक्टिशनर था जिसको पता ही नहीं लगा कि क्लाइंट ने इतना इसके साथ हाथ कर दिया या इसमें झूठी इन्फॉर्मेशन थी। तो शायद वो डायरेक्टर रिपोर्ट जो मेरे स्कोप में नहीं आती, मुझे उसके ऊपर अलर्ट रहना होगा, मुझे कुछ एक्शंस लेने होंगे। तो सबसे पहले जो मेरी कोशिश थी वो ये थी कि आपको अदर इन्फॉर्मेशन समझ आ जाए कि व्हाट इज अदर इन्फॉर्मेशन। होपफुली अब आप अदर इन्फॉर्मेशन को समझ चुके हैं, अब हम थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम बात करते हैं अदर इन्फॉर्मेशन की, तो क्या अदर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है हमारी ऑडिटेड का लफ्ज शायद यहाँ मुनासिब नहीं है। सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन जिसको हमने एश्योरेंस जिसके ऊपर प्रोवाइड की है, तो जो द चेक सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन से अदर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही। क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट हमारी डीप नॉलेज से तो नहीं कर रही, यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसी बात नजर आई, मैंने सस्टेनेबिलिटी करते हुए इदारे को समझा, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली और उसके मुताबिक मैं सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस दे दी। हुआ ये कि बाद में उनकी डायरेक्टर रिपोर्ट में पढ़ा तो उससे एक ऐसा जुमला लगा जैसे मेरी जो नॉलेज बेस अबाउट एंटिटी थी वो मुझे लग रहा था कि वो गलत बनी हुई है। तो ऐसे में मुझे अपनी नॉलेज भी अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है। देन क्या ओवरऑल ये मटेरियल मिसस्टेटेड तो लग रही है नहीं। तो पहली बात ये कि क्या उसमें क्लैश तो नहीं, दूसरा ये कि कहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो नहीं मसला, तीसरा कहीं उसमें झूठ तो नहीं लिखा हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो मुझे देखनी होगी। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप देखूं तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट को कि भाई अदर इन्फॉर्मेशन को काइंडली करेक्ट किया जाए। अगर वो मान जाए तो मैं देखूं कि क्या उन्होंने उस बात को ठीक किया है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं जी आपकी अदर इन्फॉर्मेशन में झूठ है, तो हो सकता है वो कहे नहीं उसमें झूठ नहीं है, सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन झूठ है। मैं कहूंगा इधर झूठ है तो बस इसको तो ठीक करो, ये तो वाजिब हो गया, मेरे स्कोप में आ गया। फर्स्ट मेरे स्कोप में नहीं है, डायरेक्टर रिपोर्ट में है, तो मैं उस पर भी रिक्वेस्ट करूंगा भाई मुझे डायरेक्टर रिपोर्ट को आप लोग ठीक करके दे दो। तो ऐसे में स्टैंडर्ड हमें ये भी रिक्वेस्ट सजेस्ट करता है कि आपने जब सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करना है तो आपने सबसे पहले समझना है कि सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर आपने ये समझना है कि अदर इन्फॉर्मेशन कौन सी है, फिर देखना है कि ये दोनों किस तरह के डॉक्यूमेंट में इकट्ठे प्रेजेंट किए जा रहे होंगे। फिर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी है कि जब आपको मैं एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा हूं तो उस वक्त आपने मुझे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देने हैं जो एश्योरेंस रिपोर्ट की डेट तक आप बना चुके हैं, जो इसके साथ प्रेजेंट होंगे, ताकि मैं उन्हें देख लूं और अपेरेंट कोई इनकंसिस्टेंसी है तो मैं उस पर बात कर लूं। तो शुरू में आप उनसे चीजों को लेके और फिर देखते हैं कि क्या ओवरऑल सारी चीजें सही डायरेक्शन में, सही डायमेंशन में चल रही है नहीं चल रही। जैसे हमने से पीछे बात की कि अब आपका लुक फॉरवर्ड क्या होगा कि गैप तो नहीं, डिफरेंस तो नहीं है, और कौन सी चीज ठीक है और कौन सी चीज गलत है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें भाई आपकी अदर इन्फॉर्मेशन में झूठ है उसको ठीक करें। स्टेप 2, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है तो आप इस मैटर को दूसरा गवर्नेंस के पास लेके जाएं और उनसे कहें भाई काइंडली इसको ठीक कर दें क्योंकि ये मुनासिब बात नहीं है। स्टेप 3, अगर स्टिल अनकरेक्टेड है तो डिसिसिव एक्शंस आपको लेने होंगे। कंसीडर करें कि इसका फाइनल एश्योरेंस रिपोर्ट पे क्या फर्क पड़ सकता है। क्या यूजर वो पढ़ने के बाद, ये पढ़ने के बाद कंफ्यूज होकर आपकी रिपोर्ट के ऊपर भी उसे अगर डाउट हो जाए तो ये तो बड़ी दुख की बात है। हम जैसे यूजर की एश्योरेंस के लिए सारा काम कर रहे हैं, अगर उसको ही सही से एश्योरेंस नहीं मिली तो ये तो एक अच्छी मीनिंगफुल बात ना हुई। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट है इसके ऊपर मेरे क्या इंपैक्ट आएंगे, फाइनल कम्युनिकेशन जो है वो क्या होगी, मैं दूसरा गवर्नेंस से जो बातचीत करूंगा उसके बाद अकॉर्डिंगली मुझे देखना होगा कि मुझे क्या स्टेप्स लेनी है। हम रिपोर्ट वाले चैप्टर में भी देखेंगे कि अगर आपकी इस तरह से मिसमैच आ रहा होता है तो आप उसको रिपोर्ट में किस तरह से एड्रेस करते हैं। फाइनल अलाइनमेंट क्या होगी, फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा। इफ कॉन्ट्रडिक्शन रिवील्स की ऑडिटेड सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन यानी कि जो वेरीफाइड चेक सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन है इटसेल्फ अगर मिसस्टेटेड है या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक होने की जरूरत है, तो फिर मुझे वापस जाना होगा, रिस्क असेसमेंट या बाकी सारी चीजें मुझे देखना होगा मेरी अंडरस्टैंडिंग कहां ठीक होने की जरूरत थी और मुझे कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। तो अगर तो मेरी सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन का मसला है, मेरी अंडरस्टैंडिंग का मसला है तो मुझे यहां ठीक करना है, और अगर अदर इन्फॉर्मेशन का मसला है तो फिर मुझे अदर इन्फॉर्मेशन का
होगा, उनसे मसला ठीक करवाना है, और वो नहीं मानेंगे तो फिर देखना है कि मेरा रिपोर्टिंग का जो एरिया है वो मुझे क्या सजेस्ट करता है कि अब इसको मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर इस चीज को किस तरह से एडजस्ट करूं। तो ये अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक कहानी थी, लेकिन ये इस कहानी का पार्ट 1 है। इससे आगे जब हम रिपोर्ट के कंपोनेंट्स पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि अदर इन्फॉर्मेशन के साथ जो क्लैश है वो फाइनल रिपोर्ट में उसको हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पे हमारा अश्योरेंस का जो ओवरऑल लूप है वो खत्म होता है, यानी कि हमने अश्योरेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक अश्योरेंस में हमने प्रोसीजर्स पे बात करनी थी जो हमारी इस लेक्चर के साथ खत्म हो गई। अब इसके बाद हमारी डिस्कशन होगी कि अभी अश्योरेंस के अंदर आपने रिपोर्ट क्या देनी है और इस रिपोर्ट के क्या कंटेंट्स होने चाहिए और आपने उसमें चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करना है। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा किसी और क्लास में आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।